हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। और हमारी जो इंट्रोडक्शन ऑफ टू अकाउंटिंग की क्लास चल रही है, आज उसका 3rd लेक्चर है। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था वो करा था हमने यूजर्स। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पढ़ लिया था। इसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के बारे में जाना था। आज बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस मतलब कौन कौन सी अकाउंटिंग है। देखो, जो आप 11th में पढ़ रहे हो आपका वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप अपना बुक बंद करके देखना तो वहां पे लिखा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा होगा वहां पे। बट इसके अलावा 2 और अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं तीनों के बारे में। ये आपको बहुत आगे पढ़ने को मिलेगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कॉलेज के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, किसी बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम यही होता है, फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड मेंटेनिंग द मतलब कहते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एनी बिजनेस। किसी बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना और बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना, ये काम हम यहाँ पढ़ेंगे। और हम यहाँ पढ़ भी रहे हैं, हमें यही पढ़ना है यहाँ पे कि किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन बताना, ये सारा काम जो भी है जो हम पढ़ेंगे पूरे साल में वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। बट इसके अलावा 2 और अकाउंटिंग होती है। एक है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? देखो नाम से कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे मेरा बिजनेस है, मान लो ये पेन बेचने का, तो पेन बेचने तक का जो भी हिसाब किताब है उससे जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ फाइनेंशियल में। लेकिन इस पेन को बनाने में मेरी कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल रही है, किस हिसाब से मैं प्राइस चेक करूँ, ये भी तो मुझे कहीं ना कहीं से जानना पड़ेगा। तो वो काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट निकालना, कॉस्ट को रिडक्शन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। एक्स्ट्रा जो कॉस्ट हुई मतलब फाइनेंशियल अकाउंट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग काम ही यही है, प्रोडक्ट में लगने वाली जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल, मतलब फालतू जो कॉस्ट लगे उसको कंट्रोल। जब कॉस्ट निकालोगे तभी तो पता चलेगा ना कि ये फालतू लग रहा है। जब आप कॉस्ट निकालने गए तो देखा कि इस पेन को बनाने के लिए 3 लेबर की जरूरत है, लेकिन वहाँ पे 5 लेबर बैठे रहते हैं, 2 बैठ के फोन चला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आपने 2 लेबर को यहाँ नहीं रखना, उधर चल, तो 2 लेबर की कॉस्ट बच गई। तो कॉस्ट कंट्रोल हुआ, कॉस्ट रिडक्शन हुआ। ऐसा बहुत कुछ है डिटेल। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से डीप जान पाओगे। फिलहाल मोटा मोटा जानो, किसी बिजनेस का कॉस्ट मतलब फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो निकाली जाती है वो किस में निकाली जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो इसका पर्पस ही होता है कॉस्ट निकालना और कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिडक्शन करना। ये काम होता है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आप पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग। 3rd वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट जो होता है जिसका काम होता है डिसीजंस मेकिंग का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद डिसीजंस लेने का जो भी काम होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो ये आप बीकॉम 3rd ईयर में पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहाँ पे हम 2-3 तरह के 4 अलग अलग अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद डिसीजंस लेंगे कि हमें ये अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए। तो डिसीजंस मेकिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो एक ब्रॉड हो गया क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की नॉलेज चाहिए। फाइनेंशियल वाले को सिर्फ फाइनेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, वो कर लेगा काम, कॉस्ट को कॉस्ट के बारे में, लेकिन मैनेजमेंट को दोनों का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो डेट्स वाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग सुपीरियर देन बोथ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको काम करना है, तो सीनियर स्टाफ्स होंगे यहाँ के लिए। ठीक है, तो ये 3 तरह की अकाउंटिंग के ब्रांचेस होते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्केच ऑफ अकाउंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्केच। देखो कैरेक्टर स्केच हमने इससे पहले पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब दैट इज कैरेक्टर स्केच। तो अगर आपसे कैरेक्टर स्केच पूछेगा तो आपको वाला आंसर देना है। लेकिन अगर आपसे पूछता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्केच यानी क्वालिटी ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्केच। तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखो 4 क्वालिटी कौन कौन, जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो, जैसे मैं अगर कोई टी शर्ट लेने गया तो मैं टी शर्ट में देखता हूँ क्वालिटी, कपड़ा अच्छा तो है नहीं, कलर तो नहीं उतरेगा, प्राइस तो रिजनेबल है, ऐसा बहुत सारी चीज़ों पे हम उस चीज़ को इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद हम सामान खरीदते हैं। वैसे अगर फाइनेंशियल अकाउंटेंट अकाउंटिंग बना रहा है तो उसमें भी तो कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही है दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टर, मतलब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखो 4 क्वालिटी, पहला है
रिलायबिलिटी, मतलब जो अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग बनाई हो वो रिलायबिलिटी, भरोसे लायक हो। मतलब अकाउंटेंट शुड मेड अकाउंटिंग ऑन द बेस्ड ऑफ एविडेंस एंड वाउचर्स, एविडेंस और वाउचर्स के बेस पे बनाया हो कि हमें उससे भरोसा हो। सपोज करो आप अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग बनाई, किसी चीज़ पर आपको डाउट था तो पूछा, अच्छा तुमने पेन तो लिखा है 500 रुपये का, मेरे को तो 5 रुपये का लग रहा है। तो उसे एकदम से दिखाया, देखो सर बिल, ये यहाँ इस दुकान से इस डेट को 500 का खरीदा था। भरोसा हो गया आपको? नहीं दिखाता तो डाउट होता। तो वही है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, वेरिएबल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट, मतलब भरोसे लायक हो, उसको वेरीफाई किया जा सके, मतलब एविडेंस और वाउचर्स अवेलेबल हो, एंड बेस्ड ऑन फैक्ट, फैक्ट पे ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हो। तो फर्स्ट रिलायबिलिटी, भरोसे लायक होना चाहिए। तो एविडेंस और वाउचर्स के बेस पे बना हुआ अकाउंटिंग तो भरोसे लायक होगा। दूसरा रिलीवेंस, ओनली रिलीवेंट बातें ही वहाँ बताई जाए, फालतू बातें नहीं। सपोज करो आप मेरे पास पढ़ने अकाउंट्स, मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ, एक दिन आपको अच्छा लगेगा, कल दोबारा, कल फिर मैंने अपनी एक कहानी सुनाई, स्टोरी कहानी स्कूल की, तीसरे दिन फिर मैं अपने कॉलेज की कहानी सुनाया। एक दिन आपको अच्छा लगेगा, 2 दिन आपको अच्छा लगेगा, डेली बोलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको रिलेवेंट बातें नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने अकाउंट्स आए हो, मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ, कहाँ से रिलेवेंट है? तो दूसरी जो क्वालिटी हो, ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन द बुक, मतलब फालतू बातें नहीं होनी चाहिए, जो काम की इन्फॉर्मेशन है, जो यूजर्स को चाहिए, वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंटिंग में हो। सेकंड क्वालिटी है रिलेवेंस। तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने लायक, ऐसा ना कि अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग बना दी इतनी एडवांस की यूजर्स को समझ नहीं आ रही। यूजर्स को नहीं समझ आई तो किस काम की वो अकाउंटिंग? अकाउंटिंग जो है वो किसको प्रोवाइड करनी है? यूजर्स को। यूजर्स हमने पढ़ा था, बहुत सारे यूजर्स होते हैं। तो थर्ड है कि इस बेस पे ऐसे इजी लैंग्वेज में बनी हो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो यूजर्स को। देखो लिखा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट इन द वेरी सिंपल वे दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बाय द यूजर्स, मतलब इतनी सिंपल वे में लिखा गया हो कि यूजर्स को आपको समझ आए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे यूजर्स हुए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या पढ़ने आओगे? नहीं आओगे। तो क्वालिटी एक ये भी होनी चाहिए कि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आनी चाहिए। तो वही लिखा हुआ है अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने लायक होना चाहिए भाई साहब। क्लियर वर्ड? अगला कंपेरेबिलिटी, मतलब उसको कंपेयर किया जा सके, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। इसमें देखो 2 वर्ड दिख रहा होगा आपको, मैं इंटरफर्म, देखो इंटरफर्म भी होगा, इंटरफर्म। कंपेयर का मतलब समझ गए कि हम किसी से कंपेयर कर सके। इंट्राफॉर्म होता है जब खुद को हम खुद से कंपेयर करते हैं, मैं अपने आप को अपने पास्ट ईयर से कंपेयर, जैसे मैंने देखा कि मेरे 10वीं में 80%, 9वीं में थे 60%, मैंने खुद को खुद से कंपेयर किया, दैट इज इंट्राफॉर्म कंपेरिजन। मैंने देखा कि मेरे 80 है, मेरे दोस्त के 85 है, मेरे 90 है, मेरे दोस्त के 70 है, मैंने अपने किसी दोस्त से कंपेयर किया, दैट इज इंटरफॉर्म। तो किसी दूसरे फर्म से अगर हम कंपेयर करते हैं दैट इज इंटरफॉर्म कंपैरिजन, खुद से करते हैं तो इंट्राफॉर्म। मतलब चौथी क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि हम उसको किसी दूसरे के अकाउंटिंग से, अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सके। ये ऐसा बना, ऐसा ना हो कि हम कंपेयर ही ना कर पाए, उसका अलग हिसाब किताब, मेरा अलग हिसाब किताब चल रहा है। अकाउंटिंग तो एक ही वे होगा सबका बनने का, तो ईजिली तो ये 4 क्वालिटी होनी चाहिए। पहला क्या है? रिलायबिलिटी, भरोसे लायक हो, रिलेवेंट, काम की बातें बताएं, अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने लायक हो, और कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करने लायक हो। दीज आर द 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग की। दिस वन योर थर्ड सेकंड क्वेश्चन। क्लियर बट आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, आज हम सिस्टम तक देखेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन और आएंगे, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर कर लेंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो 2 तरह के सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? तो सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है वैसी अकाउंटिंग जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करती। तो भाई डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? तो डबल एंट्री सिस्टम मींस वेयर द ट्रांजैक्शंस हैव टू इफेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब जब एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट होता है जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है, मतलब एवरी डेबिट हैज अपोजिट क्रेडिट, जब इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। तो हम जो अकाउंटिंग करने वाले पूरे बुक का नाम ही डबल एंट्री है, तो वही फॉलो करेंगे हम। है क्या? देखो डबल एंट्री पर बोलते, दिस इज दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अंडर विच every business transaction is recorded at 2 places. This system is based on the dual concept which states for the every debit has a opposite credit. तो डबल एंट्री सिस्टम, आपकी बुक का भी नाम डबल एंट्री सिस्टम है। तो हम जितनी भी अकाउंटिंग आगे करने वाले फ्यूचर में हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट पड़ेगा। एवरी डेबिट हैज ए अपोजिट क्रेडिट। जैसे एग्जांपल फुल, सपोज मैं दुकान पे गया, मैंने पेन खरीदा, पैसा दिया, तो पेन आया, पैसा गया, डबल इफेक्ट। उधार में खरीदा, पेन आया, बाद में पैसा देना, लायबिलिटीज बढ़ी, डबल इफेक्ट। तो एवरी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन उसके 2 इफेक्ट पड़ेंगे, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम, और यही हमें फॉलो करना है। लेकिन एक और अकाउंटिंग होती है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। सपोज करो आप डबल एंट्री बना रहे थे, किसी वजह से कुछ डाटा चोरी हो गया, जल गया,
बह गया पानी में, बाढ़ आ गई, बह गया, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो अकाउंटिंग आपकी इनकम्प्लीट हो गई, तो उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। या फिर आप डबल एंट्री फॉलो ही नहीं करते, ऐसे लाला की परचून की दुकान है, काले पेज पे लिखते रहते हो, वो लाल सी पोथी पे लिखते रहते हो, इतना आराम को इतने का बेचा, इसको इतने का बेचा, ये करा, नहीं फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग, तो वो क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो दो तरह के अकाउंटिंग है, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। आप पढ़ोगे दोनों के बारे में, लेकिन यूज जो होता है वो कौन सा होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय। 3 लेक्चर हो चुके, अच्छे से थ्योरी को रिवाइज करो, चीजों को समझ लो, जो भी दिक्कत होती है हम यहाँ बैठे हैं, पूछो हमसे क्वेश्चन। ठीक है, बाय।